वेरी गुड आफ्टरनून जी, सत श्रीकाल। पार्टनरशिप एक्ट के रिगार्डिंग आज हम लोग सेक्शन 30 डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेन पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज अ प्री पॉइंट ऑफ व्यू। काफ़ी नंबर ऑफ टाइम्स ये क्वेश्चन ऑलरेडी मेन में आ चुके हैं और प्री में पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसलिए सेक्शन 30 को बहुत ध्यान से करना। सेक्शन 30 जो डील कर रहा है वो माइनर के रिगार्डिंग डील कर रहा है। क्या माइनर को एडमिट किया जा सकता है पार्टनरशिप फर्म में? सेक्शन 30 की जो है, अगर हम इसकी हेडिंग चेक करें एज पर द बेरेट लैंग्वेज इज कंसर्न, अगर उसकी हेडिंग चेक करें तो वहां पर वर्ड लिखा है माइनर्स एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए एक माइनर को पार्टनरशिप फर्म में बतौर उसको बेनिफिट के लिए उसको ऐड किया जा सकता है, बट ही कैन नॉट बी अ पार्टनर एट ऑल। सेक्शन 30 ने क्लियर बोले कि वो पार्टनर हो ही नहीं सकता। अ माइनर कैन नॉट बी अ पार्टनर, लेकिन उसको पार्टनरशिप फर्म के लिए एक माइनर को बेनिफिट के लिए उसको ऐड किया जाता है। अगर माइनर 20 लाख कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है तो डेफिनेटली उस 20 लाख के ऊपर जो उसकी कैपिटल है उसकी उसमें प्रॉफिट जो होगा उसका शेयर उसको दिया जाएगा, राइट। उसकी प्रॉपर्टी एज इट पड़ी रहेगी उसकी पार्टनरशिप फर्म में। तो लॉ कहता है कि माइनर को भी बेनिफिट हो रहा है और पार्टनरशिप फर्म को भी बेनिफिट हो रहा है। तो सेक्शन 30 इट्स क्लियर एज पर द बेरेट लैंग्वेज। जो क्लॉज 1 क्या कह रही है, अ पर्सन हु इज अ माइनर अकॉर्डिंग टू द लॉ। अकॉर्डिंग टू मैं अगर लॉ की बात करूं तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कह रहा है कि जो माइनर है वो अप टू द एज ऑफ 18 ईयर माइनर रहेगा। लेकिन अगर किसी गार्डियन अपॉइंट किया तो वो 21 ईयर एज उसकी मानी जाएगी माइनर की। तो यहाँ पर 21 जहां पर गार्डियन अपॉइंट किए हैं, और अगर वो गार्डियन अपॉइंट नहीं किया तो वो 18 ईयर तक उसको माइनर माना जाएगा। तो उसको टू लॉ विच ही सब्जेक्ट मे नॉट बी अ पार्टनर ऑफ द फर्म, वो माइनर कभी भी फर्म में पार्टनर नहीं हो सकता। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर्स की कंसेंट से उस माइनर को एडमिट किया जाता है पार्टनरशिप के फर्म की बेनिफिट के लिए। व्हाट इज इंपॉर्टेंट दिस क्लॉज इज द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। If there are 3 partners A, B, C, then A and B they give their consent कि भाई D को हम लोग माइनर को जो है हम लोग एडमिट कर लेते हैं एज ए पार्टनरशिप फर्म में, तो ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि सेक्शन 30 ने क्लियर कर दिया कि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड एंड इज नेसेसरी। ठीक है जी। तो ये फर्स्ट क्लॉज जो बिल्कुल क्लियर है। सेकंड क्लॉज की अगर मैं बात करूं तो वहां पर माइनर के बारे में बात है कि माइनर को जो राइट है, सच माइनर सच माइनर कौन सा माइनर जिसको हमने एडमिट कर लिया, वो माइनर हैज अ राइट टू सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी पार्टनरशिप जो है फर्म है, जो पार्टनर्स है उन्होंने डिसाइड कर लिया इतना इसका शेयर होगा और इतना इसको हम लोग प्रॉफिट देंगे, तो डेफिनेटली वो जो माइनर है उतना ही प्रॉफिट लेगा जो पार्टनर्स ने एग्री किया है। तो यहां पर क्लियर है कि सच शेयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म एज मे बी एग्रीड upon, and he may have access to and inspect and copy any of the accounts of the firm. लॉ कहते हैं जो पार्टनर्स ने डिसाइड करेगा हम लोग इतना इसको प्रॉफिट देंगे, इतना परसेंट देंगे, तो उतना परसेंट ही वो ले सकता है। दूसरा उसके पास राइट क्या माइनर के पास कि वो जो अकाउंट बुक्स है फर्म की उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसकी कॉपी ले सकता है, असेस टू एंड इंस्पेक्ट। लॉ कहता है यहां पर भी एक बात बिल्कुल क्लियर है कि देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ बुक्स जो हमारे पार्टनरशिप फर्म में पड़ी रहती हैं, उसको रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। लॉ कहता है कि हम यहां पर सिर्फ अकाउंट बुक्स की बात कर रहे हैं। ऐसी बुक्स जो कॉन्फिडेंशियल है पार्टनर की, दैट माइनर हैज नो राइट टू सेस और टू टेक कॉपी ऑफ दोज बुक्स। यहां पर माइनर को सिर्फ अकाउंट बुक्स के लिए ही उसको राइट देगी कि आप उसकी कॉपी ले सकते हो, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉफिट देना होता है, वो आप पे इफेक्ट कर रहा है, इसलिए आप उसकी कॉपी ले सकते हो। तो यहां पर सिर्फ अकाउंट बुक्स। थर्ड क्लॉज हमारी फर्दर क्लियर है कि जो सच माइनर्स शेयर इज लायबल। अब माइनर्स का शेयर फिक्स हो गया, ये आपने 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं तो वो 20 लाख तक ही वो लायबल होगा। यहां पर क्लियर है कि सच माइनर शेयर इज लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के एक्ट के कारण माइनर का जो शेयर होगा कैपिटल का जो इन्वेस्टमेंट वो ही सिर्फ लायबल होगा, उस माइनर की पर्सनल लायबिलिटी बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। बट द माइनर इज नॉट पर्सनल लायबल फॉर एनी सच एक्ट ऑफ द फर्म। नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं
ठीक है जी। अगर ज्यादा लॉस हो गया तो जो कैपिटल है वो तो जाएगी जाएगी, लेकिन पार्टनर्स जो है वो पर्सनली लायबल भी होते हैं, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी हम लोग सेल कर सकते हैं फर्म की लायबिलिटी पे करने के लिए। लेकिन यहाँ पर माइनर जो है वो सिर्फ उसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया उसने सिर्फ उसी तक वहां तक बिल्कुल उसकी लायबिलिटी सीमित है, आप उसको पर्सनल लायबल नहीं ठहरा सकते। दिस इज वेरी क्लियर। नाउ सब क्लॉज 4 क्या कह रही है, सब क्लॉज 4 ने फर्दर क्लियर कर दिया that such minor may not sue the partners for an account or payment of his share of the profit or property of the firm। लॉ कहता है कि देखो, एक तो हमने पार्टनर से एग्री कर दिया कि इतना आप इसको शेयर देंगे, इतना प्रॉफिट देंगे, इतना आपका शेयर है प्रॉपर्टी में, लेकिन पार्टनर उसको दे कुछ नहीं रहे, प्रॉफिट आ रहा है खुद ही वो शेयर कर रहे हैं लेकिन माइनर को नहीं दे रहे। लॉ कहता है कि भाई माइनर के पास कोई राइट नहीं है कि वो पार्टनर्स पे सूट फाइल कर सके। यहां पर क्लियर है, सच माइनर मे नॉट सू द पार्टनर्स फॉर एन अकाउंट और पेमेंट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉपर्टी और प्रॉफिट ऑफ द फर्म। लेकिन एक एक्सेप्शन है जहां पर वो सूट फाइल कर सकता है, वहां पे बोलेगा सेव व्हेन स्वेयरिंग हिज कनेक्शन फ्रॉम द फर्म। जब एक माइनर जिसका उस फर्म में रिलेशन है, उसमें इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन अगर वो माइनर उस फर्म से अपना रिलेशन तोड़ लेता है, इफ ही हैज broken all the relationship with the firm, then he has a right to file a suit against the firm or against the partner, और वो प्रॉफिट ले सकता है। बट जब तक पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट में है, आई मीन पार्टनरशिप सॉरी, जब तक वो माइनर का उस फर्म के साथ रिलेशन है, तब तक माइनर के पास कोई राइट नहीं है कि वो सूट फाइल कर सके। दिस इज इंपॉर्टेंट। And in such case, the amount of share shall be determined by the valuation of made as far as possible in accordance with the rule contained in section 48। लॉ कहता है जब माइनर ने सूट फाइल कर दिया तो उसका जो प्रॉपर होगा 48 सेक्शन के अकॉर्डिंग, जब हम लोग डिसॉल्व करते हैं जो पार्टनरशिप फॉर्म है, तो जब जैसे हम उसको पूरा काउंट प्रिपेयर कर लेते हैं कि इसका इतना शेयर होता है, तब उसके अकॉर्डिंग फिर उसका शेयर निकाला जाएगा। लेकिन वहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर माइनर ने सूट फाइल कर दिया और उसने स्वेयर कर लिया, रिलेशन खत्म कर दिया, रिलेशन उसके बाद सूट फाइल कर दिया, देन एट दैट टाइम द प्रोविजो इज एडेड। प्रोवाइडेड क्या कह रही है, दैट ऑल द पार्टनर्स एक्टिंग टुगेदर or any partner entitled to dissolve the firm upon notice to the other partner may elect in such suit। कौन सा सूट, जो माइनर ने सूट फाइल किया है अकाउंट के लिए, रिलेशन खत्म होने के बाद उसने रिलेशन स्वेयर कर लिया, उसके बाद सूट फाइल कर दिया, तब पार्टनर्स के पास भी राइट है कि वो एक दूसरे को नोटिस करके वो पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। लेकिन अगर वहां पर माइनर ने नोटिस भेज दिया डिसॉल्व का, तो लॉ कहता है कि जो माइनर की एप्लीकेशन है ना, वो सूट नहीं माना जाएगा। हम लोग ये सूट मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप डिसॉल्व होने वाली है, और जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होगी तो सभी का शेयर प्रॉपर निकाला जाएगा और माइनर का शेयर उसको दिया जाएगा। सेपरेट सूट की कोई जरूरत नहीं है फिर माइनर की, पर्पस ही रहता क्योंकि वहां पर तो पार्टनरशिप फॉर्म में डिसॉल्व हो रही है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। फिफ्थ क्लॉज क्या कह रही है, एट एनी टाइम विद इन द 6 months ऑफ हिज अटेनिंग मेजॉरिटी। लॉ कहता है कि जब किसी माइनर को हमने एडमिट कर लिया पार्टनरशिप के बेनिफिट के लिए, तो जब वो मेजर हो जाएगा, when he attained the 18 year of age, at that time he has the choice either to become a partner of the firm or to swear his relationship from the firm। जहां तक वो पार्टनर बन जाएगा, जहां वो रिलेशन खत्म कर लेगा कि भाई मुझे नहीं रहना इस फर्म में, तो लॉ कहता है कि भाई आपके पास 6 months का टाइम है। ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 year, within the 6 months from the date of attaining the age 18 year, you have to decide whether you want to become a partner or not। This is important, fifth clause। So दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि एक तो एक पर्सन को जब 18 year of age है, 18 year एज के बाद 6 month का टाइम मिलता है। लेकिन अगर किसी माइनर को पता ही नहीं है कि भाई मुझे पार्टनरशिप फर्म में मुझे एडमिट किया गया एज ए बेनिफिट के लिए, उसको पता ही नहीं, उसके पेरेंट्स ने इन्वेस्टमेंट कर दी पर बच्चे को पता ही नहीं है, लॉ कहते हैं व्हेन दैट पर्सन, दैट चाइल्ड ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 year, व्हेन ही हैज द नॉलेज, व्हेन ही गेट द नॉलेज कि भाई मुझे भी उस फर्म में मुझे एज ए माइनर ऐड किया गया था, लॉ कहते हैं जब उसको नॉलेज होगी तभी 6 months स्टार्ट होगा उसका। तो ये नहीं कि बिल्कुल 18 साल होने के बाद 6 months काउंट किए जाएंगे। 18 साल वो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर तो माइनर को पता है कि भी मैं उस फर्म में एज ए माइनर एडमिट किया गया हूँ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म के लिए,
तो उसको 6 मंथ के अंदर डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन जहां पर माइनर को बिल्कुल पता ही नहीं है कि मुझे मेरा उस फर्म में हिस्सा भी है, मैंने उसमें कैपिटल जो इन्वेस्टमेंट मेरे नाम से है उसको पता नहीं है, तो जब उसको नॉलेज होगी तब से 6 मंथ स्टार्ट होंगे, तो विच एवर इज लेटर, राइट। लेकिन सच पर्सन में गिव पब्लिक नोटिस, लेकिन उस माइनर को ऑन अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा कि भाई मैं पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर रहूंगा, जहां मैं अपना रिलेशनशिप स्वेयर कर रहा हूं, उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा। फर्दर प्रोवाइजो, इफ ही फेल्स टू डू सच नोटिस, अगर वो माइनर मेजर होने के बाद 6 मंथ के अंदर कोई नोटिस नहीं देता, कोई इलेक्शन नहीं करता, तो लॉ कहेगा 6 मंथ खत्म होने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर लेंगे, ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि वो जो माइनर है जो मेजर हो चुका है वो पार्टनर बनेगा फर्म में। इट इज द प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ द फर्म that the minor on attaining the age of 18 year when he does not choose to elect as a partner or तो वो automatically partner बन जाएगा। Sixth clause, further important, where any such person has been admitted as a minor, जब किसी पर्सन को माइनर के तौर पर पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट के तौर पर रखा जाता है, तो बर्डन ऑफ प्रूविंग कि उसको तो नॉलेज ही नहीं है जी कि मुझे उस फर्म में मेरा इंटरेस्ट है, उसको नॉलेज ही नहीं है। लॉ कहता है कि देखो एज ए जनरल रूल 6 मंथ कब शुरू होंगे, ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 18 ईयर। लेकिन अगर कोई माइनर ये कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे 20 साल, जब मेरी एज 20 साल की हो गई, मुझे तब पता लगा कि मेरा उस फर्म में इंटरेस्ट है, तो मेरा 6 मंथ अब से शुरू होगा 20 ईयर के बाद जब मुझे पता लगा। तो लॉ कहता है ये आपको प्रूव करना पड़ेगा कि दैट यू हैड नो नॉलेज दैट यू वाज एडमिटेड as a benefit or as a minor in a firm for its benefit। तो ये आपको प्रूव करना पड़ेगा, यू हैव टू प्रूव द फैक्ट्स। तो तब आपके 6 मंथ फिर फ्रॉम द डेट ऑफ हैविंग द नॉलेज जब आपको मिली है उसके बाद 6 मंथ काउंट किए जाएंगे। ये फर्दर इंपॉर्टेंट है। 7th क्लॉज क्या कह रही है, वे सच पर्सन बिकम्स अ पार्टनर। अब उस पर्सन ने माइनर तक जो था वो मेजर हो गया, उसने 6 मंथ के अंदर ये डिसाइड करेगी मैं तो पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर बतौर काम करूंगा। लॉ क्या कहता है 7th की एक क्लॉज कि जो उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज हैं जो माइनर की थी अब वो कंटिन्यू रहेंगी, सेम रहेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि जब माइनर था वो पर्सनल लायबल नहीं था, अब उसने इलेक्ट कर लिया कि मैं एज ए पार्टनर काम करूंगा, तो लॉ कहता है कि उसके बाद उसकी जो पर्सनल लायबिलिटी भी फिक्स होती है फ्रॉम द डेट ऑफ जब उसको एडमिट किया गया था एज ए माइनर। तो ये रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट है इसका, ठीक है जी। तो यहां पर he became a personal liable to the third person for all the acts of the firm done since he was admitted to the benefit of the partnership। जब वो माइनर को उसको लेके आए थे हम लोग फर्म में, तब से उसकी लायबिलिटी फिक्स हो जाएगी, पर्सनल लायबिलिटी। लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, हिज शेयर इन द प्रॉपर्टी एंड द प्रॉफिट वो सेम रहेंगे जो उसके माइनर के थे। अगर उसको 20% प्रॉफिट देना था तो मेजर होने के बाद उसको 20% ही मिलेगा, उसके वो बिल्कुल चेंज नहीं होंगे। 8th पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर उसने एडमिट कर लिया, अभी उसने इलेक्ट कर लिया कि मैं इस फर्म से रिलेशनशिप खत्म करना चाहता हूं, आई डोंट वांट टू बी बिकम अ पार्टनर ऑफ दिस फर्म, तो क्या होगा। लॉ कहता है कि जो उसकी जो लायबिलिटीज जो उसके राइट्स हैं, ठीक है, वो एज यूजुअल तब तक रहेंगे जब तक वो माइनर के तौर पे माने जाएंगे, क्योंकि उसने इलेक्ट ही नहीं किया कि मैं पार्टनरशिप बनने जा रहा हूं। तो जब वो इलेक्ट कर लेगा कि हमें मुझे इस फर्म में पार्टनरशिप नहीं रहना, एज ए पार्टनर नहीं बनना, तो लॉ कहता है कि उस दिन फ्रॉम द डेट ऑफ दैट डिसीजन उससे पहले जो उसकी लायबिलिटी थी वो माइनर की थी और वो माइनर की ही रह जाएगी। लेकिन दूसरी बात इंपॉर्टेंट है कि जब उसने इलेक्ट कर लिया कि मैं पार्टनरशिप फर्म में एज ए पार्टनर काम नहीं करूंगा, मैं रिलेशनशिप खत्म करना चाहता हूं, तो उस डेट के बाद उस पर्सन की कोई लायबिलिटी नहीं है। दिस इज इंपॉर्टेंट। लेकिन उसको पब्लिक नोटिस तो देना पड़ेगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो सेक्शन 28 होल्डिंग आउट में उसकी लायबिलिटी स्टैंड करेगी। तो दिस इज फर्दर इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेक्शन 28 की जो क्लॉज है होल्डिंग आउट में, वहां पर सॉरी सेक्शन 30 की जो लास्ट क्लॉज करेंगे 9th क्लॉज, उसमें क्लियर कट आई भी होल्डिंग सेक्शन 30 में ऐसा कहीं भी कुछ नहीं मेंशन किया कि अगर कोई माइनर मेजर हो जाएगा तो अगर वो रिप्रेजेंट करेगा दूसरों को कि मैं तो पार्टनर हूं, लॉ कहता है कि आपकी होल्डिंग आउट की लायबिलिटी स्टैंड करिए सेक्शन 28 में, यू आर लायबल टू बी अ होल्डिंग, तो आपकी लायबिलिटी स्टैंड करेगी। सेकंड पॉइंट ऑफ सेक्शन 8 बी पॉइंट, हिज शेयर शैल नॉट बी लायबल फॉर द एनी एक्ट्स ऑफ द फर्म। उस दिन जब उसने नोटिस दिया उसके बाद उसकी लायबिलिटी जीरो है, माइनर की कोई लायबिलिटी नहीं है। सो ही शैल बी एंटाइटल्ड टू सू द पार्टनर्स फॉर हिज शेयर। अब क्योंकि वो उसने रिलेशनशिप खत्म कर दिया तो डेफिनेटली वो अपने शेयर, अपनी प्रॉपर्टी का अपना कैपिटल जो है वो ले सकता है। अगर वो पार्टनर नहीं दे रहे तो उस पर वो सूट फाइल कर सकता है फर्म पे और पार्टनर पे सूट फाइल कर सकता है।
दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। सेक्शन जो सेक्शन 30 है उसकी जो 9th क्लॉज है वो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूजन हुए थे कि यहाँ किस इंटरप्रिटेशन क्या सी। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ कि जो 7th क्लॉज और 8th क्लॉज है उसका बिल्कुल भी कोई इफेक्ट नहीं है सेक्शन 28 पे। लॉ कहता है कि अगर माइनर मेजर हो गया, चाहे वो इलेक्ट करे कि मैं पार्टनर हूँ या नहीं पार्टनर, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर वो किसी को मिसरिप्रेजेंट कर रहा है, किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैं पार्टनर हूं, और वो पर्सन थर्ड पर्सन उस पर बिलीव करके फर्म को क्रेडिट दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पर्सन जो अब वो मेजर हो चुका है, जो माइनर था जो मेजर हो चुका है, उसकी लायबिलिटी सेक्शन 28 में होल्डिंग आउट के अकॉर्डिंग डिसाइड की जाएगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन वी हैव टू इंपॉर्टेंट केस लॉस। द फर्स्ट केस लॉ इज ऑफिशियल असाइनी मद्रास पलानियप्पा और शेट्टी का केस है हमारा। लॉ कहते हैं इसमें हिंदू फादर था जो बिजनेस कर रहा था, उसके बेटा हुआ, उसने अपने फादर की हेल्प करनी शुरू कर दी, और जब वो मेजर हो गया तो डेफिनेटली वो एक्टिव पार्टिसिपेट भी कर रहा था उसमें। लॉ कहता है कि जस्ट बिकॉज कि वो एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने फादर की हेल्प कर रहा है, दैट डज नॉट मीन दैट ही बिकम्स अ पार्टनर ऑटोमेटिकली। इट इज क्लियर कि भाई आप हेल्प कर रहे हो अपने फादर की, इसका मतलब ये नहीं आप पार्टनरशिप फर्म में आप पार्टनर बन गए, सॉरी, ये डिसाइड किया गया था इस केस में। देन वी अनदर केस लक्ष्मी नारायण वर्सेस बेनी राम का केस है। यहाँ पर 2 पार्टनर थे, ए एंड बी, 2 पार्टनर थे। बी की डेथ हो गई, जो बी का बेटा था एस, उसने सूट फाइल कर दिया कि भाई मैं तो पार्टनर हूं, वही तो एडमिट किया गया एज ए द्वारा कि भाई आप माइनर हो तो आप मतलब एज ए सेक्शन 30 ऑफ में आपको एडमिट कर लिया गया फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिगार्डिंग। लॉ कहता है कि जब 2 पार्टनर हैं उनमें एक की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रही वहां पर, क्योंकि सेक्शन 30 में अगर किसी माइनर को एडमिट करना है ना तो वहां पर लिखा है कि कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स इज नेसेसरी। तो यहाँ पर अगर कंसेंट अगर पर्सन ही एक है तो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म के लिए 2 पर्सन होने जरूरी है। अगर एक की डेथ होती है तो डेफिनेटली जो दूसरा बचता है वो मरे हुए पार्टनर के सन को एडमिट नहीं कर सकता उस फर्म में एज ए बेनिफिट के लिए, सेक्शन 30 में बिल्कुल नहीं कर सकता। तो ये बिल्कुल क्लियर है जी इस पिक्चर में। तो एज वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड सेक्शन 30, यहाँ पर माइनर की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये, प्लीज इस इंटरप्रिटेशन को आप समझो, और सेक्शन 30 काफी ईजी हो जाएगा आपके लिए। मेक श्योर कि आपको बेरेक्ट लैंग्वेज की इंटरप्रिटेशन करनी आपको खुद को आनी चाहिए। तो इसीलिए मैं ज़्यादा स्ट्रेस सेक्शन उसकी बेरेक्ट लैंग्वेज पे देता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, कि उसको स्टूडेंट्स को अगर बेरेक्ट लैंग्वेज पता होती है तो डेफिनेटली उसको केस लॉ समझना ईजी हो जाता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो प्लीज़ आप वॉच करते रहो, देखते रहो वीडियोज़, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल बटन ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।